Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में हम लोगों ने उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सैलरी कवर कर रहे थे। सैलरी में अभी तक हम लोगों ने कवर किया है पर्क्विजिट्स तक, ठीक है। पर्क्विजिट्स का मतलब था नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। जब मैंने पर्क्विजिट कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के पर्क्विजिट्स होते हैं, एक होते हैं एग्जेम्प्टेड पर्क्विजिट एंड अनदर इज टैक्सेबल पर्क्विजिट्स। सो एग्जेम्प्टेड पर्क्विजिट पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। टैक्सेबल पर्क्विजिट में अभी तक हमने सिर्फ दो ही पर्क्विजिट डिस्कस किया था। एक था आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय द एम्प्लॉयर एंड अनदर इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, one is insurance premium payable by the employer and another is rent free accommodation। ओके, ये हमने अब तक डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम रेगुलरली बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए सारे के सारे क्लासेस अपलोड करते हैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे। अभी तक इस चैनल पे कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, जीएसटी एंड इनकम टैक्स, इनके क्लासेस अवेलेबल है। आगे जाके और भी जो सब्जेक्ट्स है वो हम लोग अपलोड करने वाले। ओके, सो इस वजह से अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कर लीजिए सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास ये चैनल, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, इसके साथ साथ अगर कोई बीकॉम स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में या फिर आपके सर्कल में, तो आप इसे ये चैनल रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है इसमें कॉन्सेप्चुअल बेसिस में ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कैसे बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लर्न कर पाए। ओके, सो आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है अगर हम इस चैनल को ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिले, सो आपको इस चैनल को थोड़ा सा मदद करना पड़ेगा। ओके, सो अब हम लोग क्लास पे आ जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बाकी के जो कुछ रिमेनिंग पर्क्विजिट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, नंबर 3 पे आपका आता है वैल्यूएशन ऑफ सोएट इक्विटी शेयर और ईसॉप। देखो स्टूडेंट्स, कुछ एम्प्लॉयज को क्या है ना कि कभी कभी कंपनी से फ्री का शेयर मिल जाता है, फ्री का शेयर या फिर कभी सस्ते दामों पे शेयर मिलता है। जैसे एक होता है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, या फिर कभी कभी आपको मिलता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, कभी कभी आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स भी मिलता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब सर ये दोनों चीजें है क्या, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा फिर आपको आराम से ये सारे चीजें समझ में आएगा। ये जो सोएट इक्विटी शेयर्स या फिर इस सब की मैं बात करूं, ये पहले इंडिया में नहीं था, ठीक है। 2009-2000 के पास जब इन्फोसिस, टीसीएस, ये जो कंपनीज यानी कि जब इंडिया के आईटी सेक्टर बन रहा था ना, आईटी सेक्टर का हब बन रहा था, तब ये ईसप एंड सोएट इक्विटी शेयर्स जो है वो ज़्यादातर मार्केट में आए, ज़्यादातर लाइमलाइट में आए। ओके, अब है क्या ये सोएट इक्विटी शेयर और ईसॉप। पहले हम ईसॉप की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग सोएट इक्विटी शेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो ईसॉप का मतलब क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सोचो कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, मेरा एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब ये मान लीजिए कि आईटी कंपनी है। ओके, एक पर्सन मेरे पास आता है जिसका नाम है मिस्टर प्रसन्न। एक पर्सन मतलब एक एम्प्लॉय आता है मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए, कैंडिडेट जिसका नाम है प्रसन्न। प्रसन्न ये जो पर्सन है ना, ये आईआईटी बॉम्बे से क्वालिफाइड है या फिर आईआईटी दिल्ली से क्वालिफाइड है। ओके, आईआईटी दिल्ली से ये ग्रेजुएट है और अच्छा खासा टैलेंटेड लड़का है। तो ये एबीसी लिमिटेड आया और इसने बोला कि सर देखिए, मेरे पास वैसे तो गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जॉब ऑफर है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ, हमारी देश की इकोनॉमी में मैं हेल्प करूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हमारी देश की जो कंपनी है वो एक्चुअली क्या करे, ग्रो करे। तो मैं किसी और देश में जाके काम करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप बताइए आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना सैलरी आप चाहते हो। तो उसने बोला कि सर देखिए, मुझे तो गूगल में 1 करोड़ की सैलरी ऑफर हुआ है, ठीक है। गूगल से मुझे 1 करोड़ का सैलरी मिला है, तो ये जो 1 करोड़ का सैलरी है आप उतना दे दीजिए। तो मैंने बोला देखिए, मैं तो 1 करोड़ का सैलरी आपको नहीं दे पाऊंगा, हमारा जो कंपनी है वो तो अभी स्टार्टअप के स्टेज में है, अभी तो छोटा कंपनी है, तो आपका जो डिमांड है वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो उसने बोला ठीक है सर, एक काम करिए, इतना नहीं देना है ना, तो मैं अपने देश के लिए आधा सैलरी भी क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ। आधा सैलरी में सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं
50 लाख सैलरी लूंगा, उससे नीचे तो नहीं लूंगा। फिर मैंने बोला देखो कि हमारा जो कंपनी है, आपके 50 लाख के चक्कर में हम क्या कर सकते हैं, 10 एम्प्लॉय रख सकते हैं। अगर आपको 50 लाख दे देंगे तो बाकी लोगों को क्या देंगे। तो मिस्टर प्रसन्न ने बोला सर देखिए मैं एक एलिजिबल हूँ, मेरे पास ऑफर है। आज के टाइम पे तो कोई भाई भाई को नहीं पूछता है, कोई भी देश में नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि अपने देश में रहूँ, लेकिन मुझे एक जेन्युइन सैलरी चाहिए। मैंने बहुत खर्चा किया अपनी एजुकेशन में, कोचिंग में खर्चा किया है, पढ़ाई में खर्चा किया, मैंने खुद बहुत मेहनत की है, इस वजह से मुझे ये सैलरी मिल रहा है। तो मैंने भी देखा कि भाई प्रसन्न जो पर्सन है ये तो टैलेंटेड बहुत है। अगर मैं किसी भी तरीके से होल्ड करके रख लूँ तो आगे जाके ये मेरे कंपनी को बहुत अच्छे स्टेज पे ले जाएगा। जैसे आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे इंडियंस चलाते हैं और इन्हें करोड़ों का सैलरी मिलता है। गूगल की जो सीईओ की सैलरी है वो एनुअली 2000-3000 करोड़ का सैलरी है। तो ये जो सैलरी है, ये जो इंक्रीमेंट ये क्यों हो रहा है, मतलब ये कोई भी पर्सन को, जैसे आपको पता है कि रोज आपको आता है कि गूगल में 1 करोड़ का 2 करोड़ का सैलरी मिलता है, तो कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मिस्टर प्रसन्न को बोला कि देखिए हमारे पास इतना पैसा तो आपको देने के लिए नहीं है, 50 लाख की सैलरी आपको देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज कर सकता हूं। अभी मेरे कंपनी के कुछ जो शेयर्स है ना, अभी मेरे कंपनी के जो शेयर प्राइस है, कंपनी के शेयर प्राइस, सपोज मैं बात कर रहा हूँ, ये जो केस हुआ था ना ये 2019 में हुआ था, शेयर प्राइस अभी है 10 रुपए का। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप हमारे कंपनी में आए, अगर आप 50 लाख की सैलरी डिजर्व करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको 50 लाख की सैलरी देंगे। लेकिन आप हमारे कंपनी में एक काम करिए, हम एक एग्रीमेंट करेंगे कि हमारे कंपनी के, आप हमारे कंपनी में 5 साल एटलीस्ट क्या करोगे, सॉर्व करोगे, यानी कि 1 अप्रैल 2023 तक आपको हमारे कंपनी में रहना है। ठीक है, क्लियर सर। 1 अप्रैल 2023 या फिर 4 तक, 1 अप्रैल 2024 तक आपको हमारे कंपनी में रहना है। और उस टाइम पे 5 साल आप हमारे कंपनी में अगर रहते हो तो आपका जो भी उस टाइम पे जो भी हमारे शेयर प्राइस होगा ना, उस शेयर प्राइस के बेसिस पे, सपोज आपको क्या करना है, देखो आपकी शेयर प्राइस, हमारा शेयर प्राइस अभी है 10 रुपए का, 5 साल के बाद आप हमारा शेयर प्राइस जितना भी है, सपोज 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए, जो भी है, हम आपको अपना कंपनी का शेयर सेम प्राइस 10 रुपए में देंगे, 1 लाख शेयर्स। मैंने प्रसन्न जी को बोला कि देखो भाई मैं आपको 1 लाख का शेयर, 1 लाख शेयर दूंगा, 1 लाख शेयर, ठीक है, या फिर 10 लाख शेयर दूंगा, 10 लाख शेयर दूंगा मैं आपको एट ए रेट ऑफ 10 रुपीज, एट ए रेट ऑफ 10 रुपीज, भले ही शेयर की प्राइस कुछ भी हो, ऑन 1 अप्रैल 2024। यानी कि आप मेरे कंपनी में 5 साल रहिए, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जो भी कंपनी का शेयर का प्राइस होगा, अगर कंपनी लिस्टेड है तो और भी अच्छा है, कंपनी लिस्टेड नहीं है तो भी अच्छा है, जो भी कंपनी का मार्केट वैल्यू होगा ना शेयर का, मैं आपको सेम शेयर 10 रुपए में दूंगा। मतलब आज आप ज्वाइन कर रहे हो हमारे साथ, जब हमारी कंपनी छोटा है तो आपको शेयर भी मिलेगा 5 साल के बाद, लेकिन आज के डेट की प्राइस के हिसाब से। अब मैंने सोचा, मतलब प्रसन्न जी ने सोचा कि भाई मेरा क्या फायदा हो सकता है, अगर मैं थोड़ा सा भी मेहनत करता हूं और कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो 10 लाख शेयर मुझे मिलेंगे 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, लेकिन प्रसन्न जी ने बोला कि सर क्या आप सिर्फ शेयर दोगे, अगर शेयर दोगे तो मेरे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं तो बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूं और मैं सस्टेन कैसे करूंगा, मेरी फैमिली को पैसे कहां से दूंगा मैं। तो मैंने बोला नहीं, देखिए प्रसन्न जी एक ऐसा काम करते हैं, मैं आपको 15 लाख का एनुअल पैकेज देता हूं, एनुअली 15 LPA, 15 लाख पर एनम आपको क्या देता हूं, नॉर्मल सैलरी पे करता हूं, और ये जो 50 लाख, मतलब ये जो 10 लाख का शेयर है ये सेपरेट है। तो सचमुच 3 साल बाद, मतलब सॉरी 5 साल बाद जो शेयर प्राइस मेरे कंपनी का हुआ है वो है 250 रुपीज। यानी कि प्रसन्न जी अभी क्या कर सकते हैं, जो प्रसन्न एम्प्लॉय है ना वो क्या कर सकता है, 250 का शेयर, 250 का शेयर वो कितने में ले सकता है, 10 रुपए में, क्योंकि हम दोनों का पहले से एग्रीमेंट है। सर एक बात बताइए, ये तो आपने एग्जाम्पल दिया कि 250 का शेयर 10 रुपए में ले सकता है, सपोज शेयर प्राइस रिड्यूस होकर 5 रुपए हो जाता, क्योंकि प्रसन्न एक नंबर का फेंकू था, उसने बोला कि कंपनी को मैं बहुत ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन पूरा ही ऊपर चला गया, कंपनी बंद होने को आया है, तो भी प्रसन्न के लिए ही फायदा है। क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि क्या वो शेयर खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा।
अगर प्रसन्न खरीदता नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रसन्न के लिए वो 5 साल बिल्कुल मतलब 5 साल में वो 15 लाख करके 75 लाख का सैलरी ले चुका है, ठीक है। तो अब प्रसन्न को बस वो एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शेयर प्राइस 250 रुपये हो जाता है, अगर शेयर प्राइस 250 रुपये हो जाता है तो प्रसन्न को एक एक शेयर पे 240 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि मैं बोलूं कि 240 रुपीज इंटू 10 लाख, तो सर कितना आ रहा है सर? 24 करोड़। ये भी ऐसा ही है कि हर साल आपने 3-4 करोड़ की सैलरी ड्रॉ किया है, ठीक है। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट उसी लेवल का सैलरी मैंने पे किया। यस, अल्टीमेटम मेरे कंपनी को भी फायदा हुआ, मेरी कंपनी भी ग्रो किया। लेकिन ये जो फंडा है ना, इसे ही बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कि एम्प्लॉय को एक ऑप्शन मिलता है कि भाई आप ये कर सकते हो। एम्प्लॉय को एक ऑप्शन मिलता है कि आप आज के डेट में अगर हमारे साथ कंटिन्यू करते हो जॉब 5 साल के बाद या फिर 4 साल के बाद, या फिर कोई टारगेट बेस भी हो सकता है। टारगेट बेस मतलब कि आप अपने कंपनी, आप हमारे कंपनी के वैल्यूएशन जो है ना वो इतने लेवल तक लेके चली जाइए, या फिर आप कंपनी के शेयर को ही 200 रुपये लेके जाइए, उसके बाद जो भी शेयर होगा आपको 10 रुपये में मिलेगा। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन होता है इसे बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब सर ये जो बेनिफिट सब मिलता है ना, प्रसन्न को ये जो बेनिफिट मिला है 240 रुपीज का जो बेनिफिट मिला है, क्योंकि 250 का शेयर है, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो उसे देना पड़ेगा 10 रुपये, तो मोटा मोटी उसका फायदा, नेट फायदा कितना हुआ? 240 रुपीज का। सो ये जो 26 करोड़ रुपए मिला है इसका क्या होगा सर? गवर्नमेंट बोल रहा है कि इसके ऊपर हम टैक्स लेंगे अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा आपको मिला है 26 करोड़ का, ये ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिला है, ये ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिला है। सर ये तो गया इस सब के बारे में। आप स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बता रहे थे। देखो इस सब किसे दिया जाता है? जो फ्यूचर एम्प्लॉयज, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज है ना, उन्हें दिया जाता है इस सब। ओके, इस सब दिया जाता है आपके फ्यूचर के ऊपर, मतलब फ्यूचर में आप काम करोगे तब आपको इस सब मिलेगा। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर नॉर्मली मिलता है जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी बहुत साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज बहुत सालों से जो एम्प्लॉयज बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस सब मिलता है, ठीक है, उन लोगों को इस सब मिलता है, सॉरी उन लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर मिलता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी को अपनी बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम से वो कंपनी में है और कंपनी के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं बोलूँ दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होगा। इस सब की केस में क्या होता है कि आपको एक सर्टन पीरियड के लिए आपका लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद आपको इस सब मिलता है। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर में आपने ऑलरेडी मेहनत किया है तो आपको इस सब मिलता है, सॉरी तो आपको स्वेट इक्विटी शेयर मिलता है। तो सर इसका टैक्सेशन कैसे होगा? स्वेट इक्विटी शेयर का टैक्सेशन कैसे होगा? देखो स्वेट इक्विटी शेयर का टैक्सेशन बहुत ही सिंपल है। आपको लेना है सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। जिस दिन एम्प्लॉय ने स्वेट इक्विटी शेयर का जो ऑप्शन था, जो ईसॉप था, ईसॉप के अंडर जो शेयर था, जिस दिन उसने खरीदा उस दिन का आपको प्राइस लेना है, जिसकी हमारे यहाँ पे प्राइस है 250 रुपीज। ओके, उसमें से आपको लेस करना है द अमाउंट एक्चुअली पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स और सिक्योरिटी। तो इसमें 10 रुपये ले लीजिए, माइनस कर लीजिए, आ जाएगा 240 रुपीज, ठीक है। सो 240 रुपीज ये एक शेयर का है, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपको क्या करना है, शेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो जो टोटल अमाउंट रहेगा वो आएगा परक्यूजेट्स का वैल्यू। उसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 क्या बोल रहा है? वैल्यूएशन ऑफ द परक्यूजेट इन रेस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। देखो यहां से आता है दो टाइप के एम्प्लॉइज, एक है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और एक है ऑल एम्प्लॉइज, यानी कि नॉर्मल एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉयर ने आपको डोमेस्टिक सर्वेंट दिया है, देखो अगर आपको डोमेस्टिक सर्वेंट का फैसिलिटी मिला है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक सर्वेंट को अपॉइंट किसने किया है, जो नौकर है ना उसे अपॉइंट किसने किया है। अगर उसे एम्प्लॉयर अपॉइंट किया है तो वो क्या होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होगा। क्योंकि देखो आज के टाइम पे नौकरानी मिलना, नौकर और फिर नौकरानी मिलना कितना मुश्किल हो चुका है, और ऊपर से अगर एम्प्लॉयर खुद आपको अपॉइंट करके दे रहा है, यानी कि आप एक स्पेसिफाइड, आप एक स्पेशल एम्प्लॉय हो, तो इसीलिए ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। ओके, अगर आपने खुद अपॉइंट किया है, अगर एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया है डोमेस्टिक सर्वेंट, तो ये ऑल एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। सर एक बात बताइए कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या है? देखो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का जो डेफिनेशन है वो आपको दिया हुआ है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का डेफिनेशन क्या है सर? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में कौन आता है? देखो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का मतलब है
कि इन तीनों एम्प्लॉयज को बोला जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नंबर 1, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, कोई भी पर्सन अगर कंपनी का डायरेक्टर है तो वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। एन एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयर्स कंपनी, अगर किसी एम्प्लॉय का कंपनी में 20% या फिर उससे ज्यादा वोटिंग शेयर है, इंक्लूडिंग हर रिलेटिव शेयर, वो या फिर उसके रिलेटिव, उसकी वाइफ, उसके भाई बहन सब मिला के अगर 20% से ज्यादा शेयर है तो वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। एंड लास्ट वाला जो है वो तो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है, जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, जिसकी बेसिक सैलरी 50,000 से ज्यादा है, वो क्या होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में आएगा। सर 50,000, आजकल तो ये रिक्शा वाला की भी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो एक्ट है, ये जो 50,000 है, ये 1961 में लिखा गया था। सोचो, बहुत ही पुराना एक्ट है, तो उस हिसाब से ये अमाउंट उस टाइम पे बहुत बड़ा था। और ये जो 50,000 है वो पर एनम है, यानी कि पूरे साल में अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 से ज्यादा है देन यू आर ट्रीटेड एज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो आज के डेट में ऑलमोस्ट एवरीवन कम्स अंडर दिस डेफिनेशन, 50,000 के ऊपर सब कोई आता है। ठीक है, ओके, चलो फिर चलते हैं हम लोग। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इसके केस में क्या होगा एक बार देख लेते हैं। चलो हाँ, आगे। डोमेस्टिक सर्वेंट अगर अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर है तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, अगर अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉय है तो ये ऑल एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। अच्छा, उसके बाद चलते हैं मोटर कार। अगर एम्प्लॉयर ने आपको मोटर कार प्रोवाइड किया है, कार फैसिलिटी आपको मिला है कंपनी से, तो उस केस में उसकी टैक्सेशन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर कार एम्प्लॉयर का है तो ये हमने जो हेडिंग लिया ये क्या है, कार ओन्ड बाय, यानी कि कार किसका है। अगर कार एम्प्लॉयर का है, कार इज मेंटेन बाय, भाई उसका मेंटेनेंस कौन करता है, एम्प्लॉयर ही उसका मेंटेनेंस करता है। और कार का यूज, कार कौन सी पर्पज के लिए यूज हो रहा है, सपोज कार यूज हो रहा है ऑफिशियल पर्पज के लिए, तो कोई भी पर्क्विजिट नहीं है। सपोज मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे गाड़ी दिया है, ठीक है, एम्प्लॉयर का गाड़ी है मतलब कंपनी का गाड़ी है, खर्चा भी सब कुछ कंपनी ही करवाता है, लेकिन बोला है कि भाई ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, बस इतना ही कर सकते हो। आप ऑफिस जाओगे, ऑफिस के बाद वो आपको ड्रॉप कर लेंगे, फिर घर, जब आप ऑफिस आओगे फिर आपको घर से आएंगे, ऑफिस में छोड़ेंगे, फिर ऑफिस से घर तक छोड़ेंगे। तो यहाँ पे कोई भी पर्क्विजिट बेनिफिट क्या मिला, एम्प्लॉयर ने तो अपनी फायदा के लिए दिया है ना, कंपनी ने तो अपने फायदे के लिए मुझे घर दिया है। ठीक है, बिल्कुल ओके। पर्सनल पर्पज अगर है तो पर्सनल पर्पज में क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन। देखो, अगर आपको गाड़ी दिया गया है और आप उसे अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हो तो आपको दो बेनिफिट मिल रहा है, एक तो आपको कार का बेनिफिट मिल रहा है एंड एज वेल एज सेम टाइम पे आपको क्या मिल रहा है, गाड़ी बेनिफिट मिल, मतलब पेट्रोल का बेनिफिट मिल रहा है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब पेट्रोल, एमसी का मतलब है मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसमें आपका क्या आएगा, पेट्रोल, सर्विसिंग एंड स्मॉल रिपेयर। ठीक है, गाड़ी का जो छोटा मोटा रिपेयर होता है, सर्विसिंग वगैरह होता है, वाश वगैरह जो होता है, या फिर पेट्रोल वगैरह डालना होता है, वो सब आपका आएगा क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट में। तो आपको जो भी आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कंपनी दे रहा है और जो गाड़ी का डिप्रीसिएशन है, सर डिप्रीसिएशन कितने परसेंट में लेना है, डिप्रीसिएशन एट ए रेट ऑफ 10% लेना है। डिप्रीसिएशन का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, डिप्रीसिएशन होगा एट ए रेट ऑफ 10%। सही है सर, डिप्रीसिएशन होगा एट ए रेट ऑफ 10%। ओके ओके सर। तो देखो, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर का है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ऑफिशियल पर्पज के लिए नॉट ए पर्क्विजिट, किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर्सनल पर्पज के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रीसिएशन लेना है। एंड बोथ पर्पज के लिए, अगर गाड़ी पार्टली ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है एंड पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो इन दैट केस 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ। सर 1800 फॉर स्मॉल कार, 1800 पर मंथ ये होगा फॉर स्मॉल कार, फॉर स्मॉल कार, स्मॉल कार। सर स्मॉल कार का मतलब क्या है, हुज सीसी इज क्यूबिक कैपेसिटी इज लेस देन इक्वल टू 1600, हुज सीसी इज लेस देन इक्वल टू 1600 सीसी, जो कार सॉरी लेस देन 1600, जो कार या फिर और 1.6 लीटर इंजन,
ठीक है। जो भी गाड़ी का इंजन 1.6 लीटर से कम है, लेस देन 1.6 लीटर है, या फिर जिसकी सीसी क्यूबिक कैपेसिटी, जैसे बाइक का आप सीसी मेजर करते हो ना, सीसी 1600 से कम है, उस केस में उसे बोलेंगे हम लोग स्मॉल कार। और स्मॉल कार की केस में कितना लेना है, 1800 पर मंथ लेना है। सिमिलरली 2400 किसके लिए लेना है, फॉर बिग कार, फॉर बिग कार। बिग कार सर कौन है, हुज क्यूबिक कैपेसिटी, हुज सीसी इज ग्रेटर देन 600 और ग्रेटर देन 1.6 लीटर, जिसकी इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा है या फिर जिसकी सीसी 1600 से ज़्यादा है, वो है बिग कार। तो जो फॉर्च्यूनर वगैरह है, क्रेटा वगैरह है, ये सारे बिग कार में आ जाएंगे, लेकिन जो आपका वैगनर है, जो आपकी बलेनो है, ये सारे आपके स्मॉल कार में आ जाएंगे। ठीक है। सो अगर गाड़ी आपका बोथ पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो 1800 पर मंथ फॉर स्मॉल कार आपको लेना है, या फिर अगर कोई बिग कार है तो उसके लिए 2400 पर मंथ लेना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी एम्प्लॉयर का है और खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होगा। ओके सर, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर का है लेकिन जो मेंटेन वगैरह है, जो उसमें पेट्रोल वगैरह डालना होता है, वो एम्प्लॉय करता है, तो उसके केस में क्या टैक्सेबिलिटी होगा। देखो, ऑफिशियल पर्पज के लिए सेम नील, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पर्सनल पर्पज के लिए देखो, जब गाड़ी एम्प्लॉयर का था और खर्चा भी एम्प्लॉयर ही करवाता था पेट्रोल वगैरह का, तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन लेना था। लेकिन यहाँ पे पेट्रोल वगैरह तो आप भरवाते हो, तो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आएगा, सिर्फ डिप्रिसिएशन आएगा एट ए रेट ऑफ 10%। और सर गाड़ी अगर बोथ ऑफिशियल एंड बोथ पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो 600 फॉर स्मॉल कार, 900 फॉर बिग कार। ओके, 600 पर मंथ फॉर स्मॉल कार एंड 900 पर मंथ फॉर बिग कार आपको लेना है। एंड अगेन ये भी किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। सर अगर गाड़ी एम्प्लॉय का है लेकिन उसमें खर्चा, मतलब गाड़ी मेरा है लेकिन मेरी कंपनी बोल रहा है कि आप गाड़ी ले आइए, खर्चा हम दे देंगे, पेट्रोल वगैरह डालने की जो खर्चा है वो हम दे देंगे, तो इसमें भी वही है, ऑफिशियल पर्पज के लिए नॉट ए परक्विजिट, ये टैक्स नहीं लगेगा। पर्सनल पर्पज की केस में क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी तो आपका है ना, तो डिप्रिसिएशन आपको नहीं लेना है। आपको जो बेनिफिट मिल रहा है आपको बस उतना ही लेना है, जो है मेंटेनेंस कॉस्ट। बोथ पर्पज के लिए आपको क्या करना है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर ने एक्चुअल खर्चा किया है उसमें से आपको माइनस करना है 1800 पर मंथ फॉर बिग कार, सॉरी स्मॉल कार, और 2400 पर मंथ, यहाँ पे ये पर मंथ है, पर मंथ फॉर बिग कार। और ए हायर डिडक्शन इज प्रेस्क्राइब्ड और कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होता है और कुछ कंडीशन से अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो आपको हायर डिडक्शन मिल सकता है। लेकिन क्योंकि गाड़ी यहाँ पे एम्प्लॉय का है तो यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय का गाड़ी है, एम्प्लॉय खुद सारे के सारे बेनिफिट्स यूज करता है, तो ये तो कभी भी परक्विजिट में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये है कार फैसिलिटीज का बेनिफिट। अगर आपको ड्राइवर या फिर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है, ड्राइवर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है, तो उसके केस में ड्राइवर की जो सैलरी वो कितना आएगा, ड्राइवर सैलरी आपको कितना लेना है। अगर आपको ड्राइवर मिला है तो 900 पर मंथ आपको ड्राइवर का सैलरी लेना है। ठीक है। अगर आपको ड्राइवर या फिर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है तो ड्राइवर और सॉफ्टवेयर की सैलरी आपको लेना है 900 पर मंथ। ठीक है सर, बिल्कुल। चलो, सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो परक्विजिट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले।